नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे, जहां मैं प्रशांत शर्मा कोशिश करता हूं ऐसे लोगों से मिलने की और उनसे समझने की क्या इस शिक्षा में और किया जा सकता है ताकि बच्चों का और पेरेंट्स का सभी को सहयोग मिल सके। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न केवल एज अ टीचर बल्कि एज अ मेंटोर 30 साल से ज़्यादा शिक्षा जगत को दिए। ऐसे स्कूल्स की मैं अगर बात करूं जहां से ऐसे बच्चे आए जिन्होंने आईआईटी, मेडिकल, एसएस एग्ज़ाम्स में टॉप किया, वहीं पर उन्होंने ऐसे बच्चों को भी गाइड किया जो कभी सोचते थे कि ये सपने देखना कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है, बट उन्होंने उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हुए उन्हें भी उनके पोटेंशियल के हिसाब से वो सब अचीव करने में हेल्प की। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं मिलवाना चाहूँगा एक आइकॉनिक स्कूल के प्रिंसिपल, डीपीएस मथा रोड के प्रिंसिपल डॉक्टर राम सिंह सर, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ और आज जानेंगे उनसे उनकी जर्नी के बारे में। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। तो सर, एज आ टीचर जर्नी स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप प्रिंसिपल बनते हैं। तो ये जर्नी कैसी रही, कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोगों को ये बताएं कैसे जर्नी शुरू हुई। देखिए, मैं अपने यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा था और पढ़ने में ठीक ठाक था। कैसे टीचर बनना हुआ, ये तो एक बाई चांस हुआ कि जो एक नवोदय विद्यालय था हमारे यूनिवर्सिटी के बगल में, उसमें पीजीटी फिजिक्स जो थे वो नहीं थे। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी था और हमारे जो एचओडी थे उनसे वो प्रिंसिपल अप्रोच किए कि किसी बच्चे को भेजें जो कि हमारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा दें। तो यूनिवर्सिटी के बगल में था, मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैं निकल के कुछ समय के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाने चला जाता था। ऐसा नहीं हम कह सकते कि मैं टीचर बनना ही सोचा था, लेकिन मैं आज के डेट में एंजॉय भी कर रहा हूँ, लेकिन उस समय तो नहीं था। मैं कुछ बच्चों को उनके नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए शाम के समय चला जाता था और वहाँ से फिर मैं एक जो टीचिंग जो है प्रोफेशन है इससे जुड़ता चला गया। मैं एमएससी किया, बीएड किया, उसके बाद उसी समय डीपीएस बोकारो जो आज झारखंड में है उस समय बिहार में था। तो डीपीएस बोकारो स्टील सिटी जो है वह एक स्टील सिटी माना जाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं 94 में मैंने जब मैं ज्वाइन किया तो उसके बाद वहाँ से बच्चे अच्छी तैयारी करते थे, पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे, पेरेंट्स भी एजुकेटेड थे और डिस्ट्रैक्शन वहाँ बहुत नहीं होता था। तो बच्चे जो है खूब अच्छी संख्या में आईआईटी में, मेडिकल में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में निकलते थे। हम लोगों ने आईआईटी का फर्स्ट रैंक होल्डर भी वहाँ दिया था। एक बार विदिन 100 में 3 बच्चे थे। तो मैं फिजिक्स टीचर और एचओडी फिजिक्स और हेडमास्टर होते हुए 94 से 2007 तक मैं वहाँ रहा। 7 के बाद हमको लगा कि नहीं, थोड़ा सा हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। लोग भी बोलने लगे, अपने भी महसूस होना लगा, क्योंकि जो भी टाइम टेबल इंचार्ज है, डिसिप्लिन इंचार्ज है, अटेंडेंस इंचार्ज है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हम रहे, तो लगता था कि अब समय है छोड़ने का। डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं बोकारो स्टील सिटी को छोड़ा तो मैं रामपुर एक जगह है जहाँ पर दयावती मोदी एकेडमी एक स्कूल है, वहाँ पर मैं फिर प्रिंसिपल बन के गया। 2007 से लेके 12 तक वहाँ पर हम रहे। एक्चुअल में हमको समझ में आया कि स्कूल क्यों होते हैं और बच्चे स्कूल में क्या करने आते हैं। एकेडमिक और एजुकेशन का डिफरेंस हमको वहीं पर पता चला। पहले हमको लगता था कि स्कूल है तो कंपटीशन के लिए है, वो जॉब के लिए है, प्रोफेशन के लिए है और वो डिग्री के लिए है, लेकिन पर्सनालिटी क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है, ये सभी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं या कभी कभी जॉब में आने के बाद, प्रोफेशन में आने के बाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल बनने के बाद पता चला। मैं उन दिनों में उसी तरह का था कि जिस दिन मेरा फिजिक्स का पीरियड मिस हो जाता था, कोई एक्टिविटीज़, डिबेट कुछ चल रहा है, तो हम भी बोलते थे क्यों हो रहा है सब चीज़ें, फिजिक्स का क्लास छोड़ के, मैथ्स का क्लास छोड़ के ये एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है। हम भी उस फेवर में नहीं रहते थे। लेकिन जब हम टेबल के दूसरी तरफ एज ए प्रिंसिपल बैठे तो मुझे समझ में आया कि बच्चे स्कूल आते हैं एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक जो रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने के लिए, सोसाइटी का एक एसेट बनने के लिए, एक अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए, जो कि एक फार्मूला से, एक लॉ से जो है नहीं हो सकती है। तो मैं करीब 5-6 साल रामपुर में प्रिंसिपल रहा।
उस समय हमने लेट कलाम साहब हमारे जो प्रेसिडेंट थे, मैंने उनको भी बुलाया, बच्चों से बात कराया, बाबा रामदेव को बुला के हमने योगा कराया। जिस स्कूल में बच्चे एनटीएससी के बारे में नहीं जानते थे, प्रशांत जी आपको बताएं, और मेरे छोड़ते छोड़ते वहाँ से 21 बच्चे हर साल एनटीएससी में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, निकलना शुरू हो गया था। मैं तो वही अचीवमेंट मानता हूँ कि उस जो कंपटीशन का बच्चों में बीज डालने का काम हमने वहाँ पर किया था। आज के डेट में भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक नेशनल टॉपर भी बाद में हुआ, हमारे समय नहीं था, लेकिन वो बीज तो पहले ही पड़ गए थे और बच्चे अच्छा कर रहे थे। फिर मैं 2013 में मैं कोरबा चला गया। कोरबा में बाल्को एक भारत एल्युमिनियम कंपनी थी जो पीएसयू था, जिसका प्राइवेटाइजेशन प्रमोद महाजन जी के समय हुआ था, और उसको अनिल अग्रवाल ने, जो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन एमडी हैं, उन्होंने लिया था। और वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय था जिसको कन्वर्ट करके डीपीएस किया गया था। तो बिगनिंग में कैसे एक स्कूल का स्ट्रक्चर, जो एक गवर्नमेंट स्कूल से एक प्राइवेट स्कूल में और डीपीएस में करना, क्या सिस्टम करना है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस तरह की प्रैक्टिसेज स्कूल में होंगी, मंडे टेस्ट कैसे स्टार्ट होगा, ये सभी चीज़ें मैं 13 में गया और 1-1.5 साल मैं वहाँ रहा। और वहाँ पर वो जो बिगनिंग सेटअप ऑफ द स्कूल आर चेंजिंग, वो जो गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल में है, उसका काम हम लोगों ने किया और सेटिस्फैक्शन मिला, कुछ सीखने को मिला। मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम ए गुड लर्नर। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है ये कहने में कि मैं हर दिन कुछ सीखता हूं, हर लोगों से सीखता हूं, छोटों से ज़्यादा सीखता हूं, नए बच्चों से ज़्यादा सीखता हूं, क्योंकि आज के वो बच्चे हैं उनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों के समय वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो फिर मैं 14 के बिगनिंग में, मैं फरवरी मंथ में, मुझे फिर डीपीएस रांची, जो आज झारखंड में है, एक लीडर स्कूल है। कंट्री में जितने डीपीएस है उसमें एक माना जाना स्कूल है, उसका रिजल्ट अच्छे आते हैं, उस स्कूल में काम करने का मौका मिला। और जब मैं ज्वाइन किया तो वह स्कूल अपने शहर का सेकेंड स्कूल था। कंपटीशन का थोड़े वहाँ 10th के बाद कुछ बच्चे चले जाते थे दूसरे स्कूल में। और रांची, आप जानते होंगे कि 2000 में रांची को कैपिटल घोषित किया गया था, वो एक सिटी इवॉल्व हो रही थी, उसी में वो स्कूल भी उस तरह से थे। तो बच्चों के साथ बच्चों पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और पहले बोकारो के बच्चे अच्छा करते थे, आने वाले समय में जो उसके बाद रांची के बच्चे अच्छा करने लगे। बहुत सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया जो बच्चों को माने कि हेल्प करे। और सैट का सेंटर कोलकाता होता था। मैं यूएस के काउंसिल जनरल को, कोलकाता के काउंसिल जनरल को हमने बुलाया, और सैट का सेंटर बिहार झारखंड में कहीं नहीं था, उसको रांची में किए। और उसका रिजल्ट आपको बताएं, आज के डेट में हर साल 40-45 बच्चे उस एक स्कूल के थ्रू सैट टेस्ट एंड थ्रू आईवी लीग टेस्ट वो वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। डार्टमाउथ कॉलेज और भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, कैलिफोर्निया, किंग्स कॉलेज लंदन, और सभी यूनिवर्सिटी जो अच्छी हैं उसमें जा रहे हैं बच्चे। तो एक अलग हुआ। ऐसे आपको आईटी की बात करें तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 200 प्लस बच्चे जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं, 100 करीब जेई एडवांस में जाते हैं, 25-30 मेडिकल में जाते हैं। क्लैट का स्टेट टॉपर वहाँ पर हुआ। तो बच्चों को स्कूल के सिस्टम में ही रख के बेसिक चीज़ें स्कूल में क्लियर करा के, और उस तरह से उनको तैयारी स्कूल में कराई जाती थी कि बच्चे कंपटीशन का भी कर लें, और जो बेसिक पर्पज है स्कूल का, क्योंकि स्कूल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। स्कूल पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के लिए है, और कम्युनिकेशन के लिए है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है, करेक्टर डेवलपमेंट के लिए है, वो भी काम स्कूल में हो जाता है। तो जो अभी तक जर्नी रही, फिर मुझे लगा 10-11 साल अच्छा स्कूल कर रहा था, तो मुझे मौका मिला दिल्ली में आने का। डीपीएस मथुरा रोड को मैं पिछले साल, 1 साल होने जा रहा है, 1 साल हो जाएगा अभी कुछ दिन में, तो मैंने ज्वाइन किया। अलग तरह के बच्चे हैं, अलग तरह का माहौल है, लेकिन कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है, जील में कोई कमी नहीं है। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि परिश्रम से सब कुछ किया जा सकता है, तो चेंज जो हो पाएगा उसको कोशिश ज़रूर किया जाएगा। बहुत सुंदर सर। तो मतलब मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम तैयारी करते थे, तो डीपीएस बोकारो को आईटी खान कहा जाता था, तो उस खान को एक्चुअल में चलाने वाले लोगों में आप ही थे। नहीं, सही बात है। रांची को मैंने सुना, तो मैं अक्सर जब भी आपसे मिला, बात हुई, तो आपने
जहाँ जहाँ स्कूलों में भी काम किया, तो वहाँ पे स्कूल में बच्चों का बोर्ड के साथ साथ, जैसे आपने सेट बताया, आईआईटी बताया, क्लैट बताया, एम्स बताया, ऐसी ऐसी सिलेक्शंस भी हुए, और आप हमेशा एक वर्ड इस्तेमाल करते थे मेरे सामने, प्रशांत, बैक टू रूट्स पे आना पड़ेगा। तो ये बैक टू रूट्स का मतलब क्या होता है आपका? देखिए प्रशांत जी, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल से बच्चे उनकी जुड़ाव होता है। अगर स्कूल में उनकी सभी नीड को पूरा कर दिया जाए तो कोई उनको रोक नहीं सकता क्वालिफाई करने से और कंपटीशन में जाने से। और कंपटीशन की तैयारी 11th के बाद 12th के बाद नहीं होती है, वह बीज पहले डालना पड़ता है। जितने ओलंपियाड्स होते हैं, देखिए, और एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के पहले 12th के बाद जो कंपटीशन होते हैं उसके पहले बहुत से एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, जैसे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है, नेशनल लेवल ऑफ टैलेंट एंड सर्च एग्जामिनेशन है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड है, KVPY है जो एग्जामिनेशन है, और NSEP या NSCC जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, ये हैं। तो बच्चे 7-8 क्लास से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना, थोड़ा डेप्थ में जाना, और जो पढ़ना उसको उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, टाइम मैनेजमेंट है, चेक करना, और हाउ टू डील विद द नेगेटिव मार्किंग, अगर ये बच्चे को 7-8 क्लास से आना हो जाए तो ऑटोमेटिक वो क्वालिफाई कर ही जाते हैं बच्चे। अभी भी आपको बताएं, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अगर उनके हम हिस्ट्री को देखें, पीछे से देखें, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं कोचिंग जाके या 12th के बाद एकाएक बच्चे कर लिए। वो बच्चे अच्छे थे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनका फंडामेंटल क्लियर था, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था, वो यूज्ड थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, उनमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और वो पहले से डेवलप थी, या वो थे, तभी जाके कर पाते हैं। आज भी बच्चे स्कूल में जा करके और कंपटीशन को स्कूल में रह के क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़े से हम आपको दिखाएं तो बताएं कि जितने आप देखें जेईई के एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम्स होते हैं, बहुत से बच्चे 99% परसेंटाइल पाते हैं, तो सबके दिमाग में आता है भाई पेपर क्यों नहीं टफ हो जाता है। नहीं, आज के पेपर कोचिंग ओरिएंटेड तो होते नहीं है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। करेक्ट। अगर बिना कोचिंग गए भी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर करके बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्कूल में वो व्यवस्था अगर हो जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पर शुरू किया, आपको बताएं कि अभी 11th क्लास में बच्चे आ रहे हैं, थोड़े हम स्कूल के टीचर्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, हमने एक्सपर्ट को भी बुलाया, हमने सिद्धार्थ बासु को बुलाया क्विज के लिए, प्रोफेसर SC वर्मा को बुलाया फिजिक्स को कैसे पढ़ाना है। आपको एक अनुभव बताएं तो प्रोफेसर SC वर्मा आए थे, एक हाफ ग्लास वाटर, एक लेजर लाइट और एक स्केल लेकर के पूरे फिजिक्स को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, चाहे वह रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, पूरा फिजिक्स पढ़ा दिए। तो जिस दिन टीचर टीचिंग एड्स को लेना शुरू कर देगा, उसका यूज करना शुरू कर देगा क्लास में, तो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन कम होगा। मोबाइल बेस्ड लर्निंग से हम शिफ्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग है, जो लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई प्लेइंग करते हैं ना, वो बच्चे खुद इंजॉय करने लगते हैं, और उससे उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और उनको क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। सही। तो मतलब बेसिक बैक टू रूट्स का मतलब है 6, 7, 8 से बच्चे का एक नींव रख देनी चाहिए, जो साइंस और मैथ्स में बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके साथ। देखिए, सिलेबस एक होता है, एक जगह सब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक जगह सब्जेक्टिव, एक जगह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो भी टॉपिक बच्चे पढ़ें, दोनों तरह की प्रैक्टिस करते चलें, और वो स्कूल में भी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो ये जितना भी प्रॉब्लम कोचिंग का है या सलूशन खोजने के लिए लोग बाहर जाते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने पर कम होते जा रहा है, वो सोचता है मैं एक्स कोचिंग में या एक्स स्कूल में जाऊंगा तो मैं कर जाऊंगा। ये बड़ी गलत बात है। बच्चों का सोचिए कि आत्मविश्वास कहाँ जा रहा है, अपने ऊपर नहीं होकर के दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे नहीं कर सकते। आप कोचिंग का रिजल्ट देखें, 2000 बच्चे जाते हैं, क्वालिफाई 20 वही करते हैं या 25 वही करते हैं जो ऑलरेडी अच्छे रहते हैं। कोई मीडियाकर्स बच्चा क्वालिफाई नहीं करता है। तो उतना जो बच्चे का स्ट्रेस लिया, जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हुआ, टाइम का वेस्ट हुआ, वो उसका हेल्थ कितना कंप्रोमाइज करता है, कितना स्ट्रेस लेता है, इससे बचा जा सकता है अगर स्कूल में उस तरह की व्यवस्था हो जाए। इसीलिए मैंने अब बताया आपको, मैं अपने पुराने स्कूल में मंडे टेस्ट हम कराते थे वो बच्चों को सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, उनको बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए पैरेलली जो था, मंडे टेस्ट के पैरेलल में एबिलिटी टेस्ट चलता था। एक चैप्टर पढ़ाया गया तो उसका एक सब्जेक्टिव टेस्ट मंडे टेस्ट के थ्रू हो गया, एबिलिटी टेस्ट लिया गया कि भाई इस चैप्टर से कंपटीशन बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपटीशन देखिए पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट है,
हाउ टू शॉर्टकट मेथड से रिजल्ट पर पहुंच जाना, और ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस है। अगर बच्चे करें तो कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से इस पैरेलल सिस्टम आज कोई सीक्रेट नहीं है कि बच्चे जो स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इस पैरेलल सिस्टम की? देखिए, मेरा कहना है कि यह जब अगर इसका सोल्यूशन स्कूल में हो सकता है, करेक्ट, बच्चे को कूल रख के हो सकता है, बिना स्ट्रेस लिए कर किया जा सकता है, तो और अननेसेसरी मूवमेंट से कुछ नहीं होता है, या आउटसाइड खोजने के बजाय अगर बच्चे को उतना इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम दिया जाए, और तो होना चाहिए। टीचर्स को हमको लगता है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमको पता है, शायद आप भी उस पर कुछ काम कर रहे हैं, बिल्कुल, कि स्कूलों में टीचर्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, या टीचर्स में इस कॉन्फिडेंस कैसे डाला जाए कि वह कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। करेक्ट। देखिए, कितनी विडंबना है, आपको बताएं, स्कूल में इलेक्ट्रिक पढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में लाइट पढ़ाया जा रहा है, बच्चे न तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक से पढ़ रहे हैं, न तो लाइट ठीक से पढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ता है तो उसका दिमाग कोचिंग में रहता है, कोचिंग पढ़ लेंगे, कोचिंग पढ़ता है तो स्कूल में पढ़ लेते हैं, और दोनों जगह पैरेलल टेस्ट चल रहा है, दो अलग अलग चीज़ का चल रहा है। तो ये एक मेरा मानना है कि बड़ा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच तो नहीं है बच्चों के साथ में। दूसरी चीज़ आपको बताएं कि लाइफ केवल कंपटीशन तक नहीं है, करेक्ट, लाइफ इज बियॉन्ड दिस। और आज के समय आफ्टर कोविड तो ऐसी समय आ गया है कि बच्चों को हाउ दे विल बी हैप्पी, हाउ दे विल बी हेल्दी, हाउ दे विल बी सेटिस्फाइड, दे विल हैव एवरीथिंग बट दे विल नॉट बी हैप्पी। तो उस एजुकेशन का क्या मतलब, अगर हम एक स्वस्थ बच्चे नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, स्वस्थ नागरिक हम समाज में नहीं दे पा रहे हैं, तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो हमको लगता है आज के डेट में बच्चे सब करेंगे, और इतनी प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, कैरियर ऑप्शंस आ गए हैं, एंटरप्रेन्योर बच्चे बन रहे हैं, आइडियाज बिक रही है, बिजनेस आ गया है जहाँ कोई इनकम, जहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं, आइडिया से ही मिलियनियर बन सकता है। तो जहाँ उतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों को सिखाने की जरूरत है बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड इन लाइफ। तो सर, जैसे मैं डीपीएस मथुरा रोड को बहुत सालों से देखता हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा, स्कूल की हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, हॉस्टल यहाँ भी होता है, बच्चे यहाँ भी रहते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है, प्लेग्राउंड्स भी होते हैं। मैं कोटा जैसी जगह पे भी रहा हूँ जहाँ पे कोई प्लेग्राउंड नहीं होता था, बिल्डिंग नहीं है, क्लासरूम है, कोई लैब नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक मोनोटोनस लाइफ है, बच्चा लाइफ में पढ़ ही रहा है सिर्फ। और पढ़ भी कैसे बच्चा रहा है, वो भी बाइफरकेट कर दिए जाते हैं कि यही बच्चे हैं जो रिजल्ट देंगे, उन पर ज़्यादा मेहनत हो रही है, रेस्ट बच्चों का मेहनत भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये विज्ञापन या मार्केटिंग ब्रांडिंग का इफेक्ट है कि जो पेरेंट्स जो सही डायरेक्शन में सोच भी रहे होते हैं, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं बच्चों का, वो भी इस टाइप के पैरेलल सिस्टम के ट्रैप में फंस जाते हैं? देखिए, कोचिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है, और इनके पास पैसों की कमी नहीं, बहुत पैसे भी हो गए हैं। तो वह जितनी ठीक है, कुछ उनका भी योगदान है, हम उनको बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़े कुछ ऐसी भी चीज़ें वो करते हैं। कभी बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनका भी इंटरव्यू लेकर के दिखा दिया जाता है, और दूसरे हैं रैंक्स में भी बड़े हेरा फेरी करते हैं, कम रहता है ऊपर दिखा देते हैं। तो पैसों के बल पर थोड़ी मार्केटिंग ब्रांडिंग, ये तो कहावत ही है, जो दिखता है वही बिकता है, तो उसको देख करके गुमराह बच्चों को करते हैं। सबसे बढ़िया है कि स्कूल को ही इस तरह की व्यवस्था दी जाए, इस तरह के टीचर्स का अपग्रेडेशन किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, और जिससे कि वह कंपटीशन की भी तैयारी कर लें। और एक चीज़ और आप जान लें, एक टाइम के बाद कोई नहीं पूछता है कि आपका क्या परसेंटेज था, किस स्कूल से थे। सब कुछ डिपेंड करता है आप कितना पॉजिटिव हैं, कितना एम्बिशियस हैं, कितना डेयरिंग है, कितना चैलेंज टेकिंग है, कैसे आप सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं, आर यू लीडर और नॉट देयर। तो पूरी लाइफ एक टाइम के बाद इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। आप देखें कितने इंजीनियर्स इंजीनियरिंग के जॉब में रहते हैं, वो नंबर बड़ा कम रह गया है। इंजीनियर बनने के बाद वो दूसरी प्रोफेशन में चले जाते हैं। करेक्ट। और जो कोटा की आप बात कर रहे हैं, उन देखते हैं हम उनके 24 घंटे में से 16 घंटे बच्चों को बैठा के एक रूम में करके, एक जेल जैसा इन्वायरमेंट दे करके उनको रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर उसके बाद बच्चे क्वालिफाई कर लिया तो कितना समाज को जानता है, उसमें कितनी आदतें आई, कैसे हैंडल करेगा सिचुएशन को। यही कारण है कि बच्चे होने के बाद भी अनफॉर्चुनेट होता है, बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे हैं, बच्चे नए जनरेशन के बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं।
बताएं शादी नहीं करना चाहते हैं बच्चे, ये भी तो एक समस्या है। वो फ्री रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो उनको पढ़ना ही अकेले सिखाया है। करेक्ट। तो रिवैम्पिंग की ज़रूरत है एजुकेशन में, और उसको टीचर ही कर सकते हैं, उसको प्रिंसिपल टीचर्स मिल के कर सकते हैं। और आप जैसा प्रोग्रेसिव आदमी जो कोचिंग में अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बावजूद आप इतने बच्चों को निकाले हैं, उसके बावजूद ज़रूर आप ये आज की डेट में समझ रहे हैं कि नहीं, स्कूल की जो टीचिंग है और स्कूल को अपग्रेड करके जो हमारा रिजल्ट है वो पाया जा सकता है। तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा इंकरेजिंग है, आपसे मिल के अच्छा लगा। करेक्ट सर। तो मेरा भी यही है कि 2 साल पहले जब मैंने इनोवर्तन की शुरुआत की थी, तो सपना यही था कि ये कोचिंग एक फ़ायदा कम बच्चों को हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तभी ये इंडस्ट्री मैंने छोड़ी और मैं स्कूल के साथ लग गया काम करने में। और आपसे बिल्कुल इससे मैं 200% सहमत हूँ कि स्कूल के टीचर्स ही अगर इस जिम्मेदारी को और ले लें। जी। और बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं जो कंपटीशन बच्चों को सॉल्व करने में ईजी कर देते हैं, जबकि टफ काम आप लोग कर ही रहे हैं स्कूल्स में। सब्जेक्टिव सिखाना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव ट्रिक बताना, तो वो बहुत ईजीली कर पा रहे हैं और आप जैसे लोग मिलेंगे तो आगे बढ़ेगा भी। तो टीचर्स के अंदर, बिकॉज जितना मैं समझ पाया आप जैसे लोगों से मिलकर, स्कूल टीचर्स चलाते हैं। तो इस नेक्स्ट जनरेशन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे, टीचर्स के अंदर आप कौन सी स्किल्स उन्हें बताना चाहते हैं कि ये स्किल उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए विद टाइम? जैसा आपने खुद अपने बारे में बताया कि आप एक अच्छे लर्नर हैं, आज भी चीज़ें सीखते हैं। तो टीचर्स के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप उन्हें बताना चाहते हैं कि उन्हें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए टू हैंडल दिस नेक्स्ट जेन ज़ी? देखिए, टीचर का मैं आपको बताऊं, आज भी रिस्पेक्ट है। जो लोग बोलते हैं नहीं कि टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं है या बच्चे नहीं है, हम तो देखते हैं कहीं भी बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, आईएएस आईपीएस हो गए हैं और याद करते हैं, अपने अचीवमेंट को शेयर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो टीचिंग है ना, टीचर्स को समझना पड़ेगा कि यह कोई कंप्यूटराइज काम नहीं है कि हम गए और नोट्स दे दिए, हमने वो कर दिया। यह एक इमोशनल काम है। एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ट्रांसमिशन हो रहा है, और इसको केवल हम डेटा से नहीं डील कर सकते। जब तक उसमें कोई लगाव, भावनात्मक लगाव, साइकोलॉजिकल नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि जो टीचर्स हैं, देखिए वो भी मास्टर किए हैं, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट होते हैं अच्छे, और उनको सब्जेक्ट आती है। ये बात दीगर है कि चूंकि उस तरह के प्रैक्टिस में वो नहीं गए, अगर उस माहौल में उनको उस तरह के थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दिया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे क्लियर करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे करेंगे, आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करेंगे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का फ्रेमिंग को उनको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। देखिए, टीचर्स का क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि टीचर्स को एक लिमिटेड सिलेबस दे दिया जाता है, उसको नंबर ऑफ पीरियड्स फिक्स कर दिया जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न उसको पता है सीबीएसई में ऐसे करने जाता है, और एक कह दिया जाता है कि आप सीबीएसई के लिए पढ़ाइए। तो हम तो खुद ही उनको बांध दे रहे हैं। करेक्ट। जिस दिन हम कहेंगे नहीं, यू टीच, ओपन होके आप पढ़ाएं, इससे और लाइफ से कनेक्ट करें, प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्ट करें, और कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन के हैं उनको अगर दिया जाए कि उससे थोड़े से यूज्ड हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है और स्कूल के टीचर नहीं कर सकते। रेदर हम आपको बताएंगे स्कूल के टीचर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको फंडामेंटल जड़ से कनेक्टेड हैं। कई बार हम कोचिंग में बच्चे जाते हैं, डायरेक्टली उनको पूरे हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। बच्चे को रियलाइज कराते हैं नहीं, ये केवल हम ही बता पाएंगे। करेक्ट। या तुम नहीं जानते हो, अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि तुम नहीं जानते, देखो जब तक ये नहीं होगा तो नहीं होगा तुम्हारा। और इस क्रम में 2 साल की तैयारी में प्रशांत जी, हमको अच्छे अच्छे बच्चों को 50 बार बोला जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तुम नहीं कर पाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। सोचिए वो बच्चा साइकोलॉजिकली कैसे डील करता है। करेक्ट। अनसर्टेनिटी में जीता है 2 साल, कर लेता है तब भी रहता है कि अरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बच्चों में जिस दिन आ जाए कि नहीं हम ही कर सकते हैं, और स्कूल के टीचर करा सकते हैं, और स्कूल के टीचर चूँकि बेसिक्स जानते हैं और बच्चों से कनेक्टेड भी हैं और बच्चों से साइकोलॉजिकली इमोशनली भी डील करते हैं, तो वो बच्चे बिना ये जो सुसाइड हो रहा है सब हुए, और बच्चे जीवन में अच्छा कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग या मेडिकल तो एक बहुत छोटा सा काम है। करेक्ट। लाइफ इज बिगर देन एग्जाम्स। लाइफ इज बिगर देन दिस। और बहुत से क्या होता है कि जीवन जो है ना,
बहुत अमूल्य है और इसकी वैल्यू जो है केवल इंजीनियर डॉक्टर से नहीं नापनी चाहिए। ठीक है, एक माध्यम है और हम तो बहुत से ऐसे को जानते हैं जो कि नहीं किए हैं, आज के डेट में बड़े हैप्पी हैं, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और मैं एलुमनाई नेटवर्क जब देखता हूँ DPS मथा रोड का, तो वो सब बयां कर देता है। नहीं, अच्छे कर रहे हैं। Correct. और अभी तो देखिए करियर इतने ऑप्शंस आ गए हैं, हम करें हमको मैथ्स नहीं आती है चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में करियर खोज लेंगे, करेक्ट, इकोनॉमिक्स आती है इकोनॉमिक्स में खोज लेंगे, बिजनेस खोज लेंगे, मीडिया कर लेंगे, बहुत से माध्यम है। आज के डेट में लॉ का कितना अच्छा चल रहा है, बिल्कुल। इंजीनियरिंग में भी बहुत से, और अभी आपको बताएं कि डिफरेंट IITs भी बैंकिंग की डिग्री दे रहे हैं, बैंकिंग के कोर्स करा रहे हैं। तो मैं अभी IIT खड़गपुर में था, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर से मेरी बात हुई, तो IIT खड़गपुर ने BSc B.Ed का डुअल डिग्री प्रोग्राम चालू किया ताकि उन बच्चों को NEP के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। और शार्प माइंड्स जो हम समझते थे कि वो सिर्फ IIT मेडिकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे JEE एडवांस के थ्रू, अलग से एग्जाम्स के थ्रू भी बच्चे आज की डेट में टीचिंग को ऑप्ट कर रहे हैं। जी जी जी, बिकॉज टीचिंग इज मुझे लगता है टीचिंग, जैसा आपने कहा ना, ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक रिलीजन है। जी जी जी, और मैं हमेशा हर टीचर को कहना चाहता हूँ, आप बाय चॉइस आए या बाय चांस आए, जी जी, यूनिवर्स हैज असाइंड अ वेरी यूनिक टास्क टू यू। देखिए ये तो ऐसा प्रोफेशन आपको बताएं, जब एक बार मन लग जाता है ना, हाँ। एक बच्चे को हंसते हुए स्माइल करते हुए आप देखते हो, नहीं कहते हैं एक बच्चे को हंसा दीजिए, स्माइल करा दीजिए, और उससे बड़ा तो कुछ खुशी नहीं रहता है और उससे बड़ा इंकरेजमेंट नहीं रहता है। आप खड़े हो जाते हो, लाइन लग जाती है बच्चों को मिलने के लिए, देखने के लिए, आप कुछ देख तो देखिए। हम तो अपने को, जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, अपने को AC रूम में बंद कर लिए हैं, मिलना जुलना कम चाहते हैं, बच्चों से बात करना कम चाहते हैं, और ये सब कारण इसी का रहा जो रहा। अगर आप आज भी बच्चे उतना ही प्यार करते हैं टीचर को, उतना ही सम्मान देते हैं, और बल्कि आज के टेक्नोलॉजी के समय में जहाँ थोड़ी पेरेंटिंग भी कम हुई है, पेरेंट्स का भी टाइम कम हुआ है, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर्स टू ओवरकम दोज थिंग्स। करेक्ट। तो उनका तो और सम्मान और लगाव और विश्वास तो और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस एक और रहा कोचिंग में। मैं कोचिंग तो कहता ही नहीं हूँ, मैं अभी सब, जब से मैंने 2020 से इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, और 2 साल इस जर्नी पे चलते हुए मुझे हो गई, जहाँ मैं अब स्कूल के साथ ही काम करता हूँ, स्कूल के टीचर्स को अपने एक्सपीरियंसेस साझा करता हूँ, क्या क्या मैंने सीखा इस इंडस्ट्री में रह करके। तो मैंने एक चीज़ समझी, ये कोचिंग नहीं, पोचिंग इंडस्ट्री है। पहले अच्छे बच्चे पोच किए जाते थे, अब टीचर्स पोच किए जाते हैं, मतलब ये टिकी हुई पोचिंग पर है। जी जी जी। तो मैं जब देखता था तो कोचिंग में या कोचिंग इंडस्ट्री में होता क्या था, पेरेंट्स के सामने जानबूझ करके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब बच्चा नहीं कर पाता है। जी जी। तो पेरेंट्स को भी फील होता है कि शायद कुछ कभी मैं छोड़ रहा हूँ पेरेंटिंग में। मैं पेरेंट्स को भी बात समझाना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कोई भी टीचर ऐसे 2 सवाल बच्चे से पूछ सकता है आपके जो उस बच्चे से ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पेरेंटिंग पे या अपने स्कूल्स पे डाउट करना शुरू कर दें। बिकॉज फॉर मी टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बच्चे और टीचर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएं कोचिंग या ट्यूशन शुरू कहाँ से हुआ था। चूँकि जब स्कूल का कॉन्सेप्ट आया और क्लासरूम का हुआ, जहाँ 40 बच्चे 50 बच्चे एक साथ बैठते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो एक पीरियड सिस्टम चला। तो उसमें हुआ कि कोई बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाता होगा, वो फियर से, हेजिटेशन से बच्चे क्लास में नहीं पूछ पाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ बच्चे छोटे नंबर में रहें, जहाँ अपने डाउट को क्लियर कर सकें और पूछ सकें। और यह ओकेजनली था, चलो महीने में एक बार गए, अपने सब डाउट्स जो है पूछ के चले आए। धीरे धीरे करते करते या उन लोगों को लगा कि ये तो एक बिजनेस है, बुलाने लगे। पेरेंट्स को भी क्या है, जो शॉर्टकट मेथड या शॉर्टकट सोल्यूशन जो ओरिएंटेड हो गए ना, परमानेंट हमको सोल्यूशन चाहिए। मुझे खांसी आ गया तो पता नहीं करना है खांसी क्यों आई, मुझे खांसी की दवा पहले, हम सोचने लगते हैं खांसी की दवा पहले चाहिए। तो हम कई बार देखते हैं बच्चे स्कूल आते हैं, बच्चे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ, और टीचर ने बताया कि आपके बच्चे का इस मैथ्स में अच्छा नहीं है। कहने का मतलब उसके साथ बैठिए, थोड़ा देखिए क्या प्रॉब्लम है, टीचर के साथ शेयर कीजिए, और दोनों मिल के करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनकी भी गलती नहीं कर सकते, उनका भी मजबूरी है, उनको भी काम पे हैं, इतनी व्यस्तताएं हैं, और पेरेंटिंग का टाइम कम हुआ तो उठाते हैं बच्चे को, यहाँ से ले जा करके एक किसी ट्यूशन मास्टर के यहाँ लगा देते हैं। वो बोलता है, पढ़ाने लगता है, बोलता है स्कूल में तो पता नहीं कैसे करता है, यहाँ तो सब कुछ जानता है, ये तो टेस्ट लेते हैं तो वो पूरा मार्क्स आ जाता है, स्कूल का क्वेश्चन पेपर जो है ठीक नहीं है, चेकिंग ठीक नहीं है। वह 1 साल 2 साल ये बिता देता है
ये बता के पेरेंट्स को खुश कर देता है कि नहीं आपके बच्चे का ठीक है। हम्म, बताइए, जो बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन को जानता होगा, सब्जेक्ट जानता होगा, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम हो, चाहे घर का एग्ज़ाम हो, चाहे टेस्ट हो, वर्बल हो, हर जगह अच्छा करेगा। करेक्ट। लेकिन जब तक पेरेंट्स को पता चलता है तब तक तो लेट हो जाता है। Correct. वो बहका के रख दिया, वो तो अपना 2 साल तक अपने बुलाते रहा, अपना फीस लेते रहा कि नहीं बच्चा तो अच्छा कर रहा है, समझ रहा है, और वहाँ तो पता नहीं स्कूल में क्यों हो जाता है, स्कूल वाले ऐसा पेपर क्यों सेट करते हैं, तरह तरह की बातें लॉजिक दे करके उसको संतुष्ट करके रखते हैं। तो मेरा तो देखिए पूरी टीचिंग कम्युनिटी, पेरेंट्स सबसे है कि अगर आप एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि समवन कि हम 4,000 10,000 20,000 दे देते हैं तो हमारे बच्चे को पढ़ा देगा। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज वही बच्चे पढ़ रहे होते जिनके पास पैसे हैं। बिल्कुल सही बच्चे का जो सलूशन है पढ़ने का है वो टीचर और पेरेंट्स को ही निकालना पड़ेगा। टीचर्स और पेरेंट्स में पार्टनरशिप होनी चाहिए, एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। और पेरेंट्स का काम मॉनिटरिंग का है, क्योंकि एक अच्छा टाइम बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर रहता है, घर में रहता है, कौन उसकी फ्रेंडशिप है, रात में वो मोबाइल देख रहा है कि सोल्यूशन कर रहा है, स्कूल में किस तरह के लोग हैं। जब तक टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिल के आपस में बात नहीं करेंगे और एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे बच्चे को पढ़ाने में, एक दूसरे को ऐड ऑन नहीं करेंगे। करेक्ट। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि पेरेंट्स जाके उसको मैथ्स का सॉल्व करें, लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन जरूर रहता है कि अगर असाइनमेंट स्कूल से दिया गया है, बच्चा बैठ के कर रहा है तो उसके साथ थोड़ी टाइम दे दे। करेक्ट। अगर वो क्लास में नहीं समझा, अगर अपने पापा से बता रहा है तो पापा को ड्यूटी है आके स्कूल वाले को बता दें, करेक्ट। उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दें। इसलिए स्कूल डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी ओपन फॉर द ऑब्जर्वेशंस, फॉर द कंप्लेन एंड सजेशंस, व्हाटएवर यू से। आप पता करें डीपीएस मथुरा रोड में हम हर पीटीएम में सजेशन बॉक्स रखवाते हैं, और हर सजेशन बॉक्स में डाले हुए हर पेज को, हर पेपर को मैं खुद देखता हूं और कंसर्न टीचर को उसको पास ऑन होता है कि ये देखो प्रॉब्लम है। तो टीचर भी डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ऐसे बात नहीं है। करेक्ट। तो कोई भी पेपर, तो सजेशन बॉक्स का मतलब है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, करेक्ट। एक्चुअल चीज़ें जो है पता चले स्कूल को। क्योंकि देखिए स्कूल बड़े होते हैं, 40 बच्चे होते हैं, रोज़ हर बच्चे से बात नहीं हो सकती, बट एक मंथ में जब एक बार पीटीएम्स होते हैं और पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स को भी देखिए एक है कि आप इसको एक फॉर्मेलिटी समझ के मत आएँ स्कूल में। करेक्ट। आप हर सब्जेक्ट टीचर से मिलें और बच्चा क्या बोल रहा है उसको शेयर करें, किस तरह की प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें। करेक्ट। और स्कूल तो देखिए जहाँ तक है सभी चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा अच्छा हो, हमारे टीचर अच्छे से काम करें, तो एक पूरा सेटअप है और हमको लगता है कि अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो इनपुट्स दिए ये बहुत ही वैल्यूएबल हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। थैंक यू वेरी मच। एट लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि बच्चे और पेरेंट्स और स्कूल टीचर और स्कूल, ये 4 जो कड़ियाँ हैं, अगर ये चारों मिल ही रहें तो किसी बाहर की किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एकदम बहुत सही आपने कहा। एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। करेक्ट। तीनों में कनेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ट्रायंगल तभी बनेगा और एक टीचिंग तभी हो पाएगी जब तीनों कनेक्टेड होंगे। अदरवाइज Perfectly fine. 3 पॉइंट होंगे या तो हमको ट्रायंगल बनाना है। करेक्ट। यही एक हमको लगता है ऐसा ही है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। थैंक यू।